नेहा अपनी सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। वो अपनी सास विमला को जरा भी पसंद नहीं करती थी और जब से विमला की पेंशन आना बंद हो गई है, तब से नेहा किसी भी कीमत पर अपनी सास को घर से निकलवाना चाहती थी। ऐसे ही एक शाम नेहा का पति विजय काम धंधा करके घर आता है। नेहा अपने पति के लिए पीने का पानी लाती है और इस बीच विमला अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू, मेरा गला बैठा हुआ है, जरा मुझे नमक पानी दे दे। नमक पानी के गरारे करूंगी तो शायद मेरा गला ठीक हो जाए। नेहा को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और वह अपने पति से बोलती है, देख लिए, इसी तरह से तुम्हारी माँ दिन भर ऑर्डर पर ऑर्डर चलाती रहती है। तुम्हें आज फैसला करना होगा, या तो तुम अपनी माँ के साथ रहो या तो मुझे रखो इस घर में, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारी माँ की फरमाइश पूरी नहीं होगी। वो दिन रात मुझ पर ऑर्डर देती रहती है, मुझसे नहीं होगा अब ये सब। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो नेहा? ये सोचो ना कि अब माँ की उम्र हो चुकी है। ऐसे में अगर मैं माँ को बाहर निकाल भी दूँ तो माँ कहाँ जाएगी? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। लिहाज करते करते तो आज इतना समय हो गया। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा विजय, या तो तुम अपनी माँ को चुनो या मुझे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना और अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, मैं माँ को यहाँ से जाने के लिए बोलता हूँ। विजय अपनी पत्नी की बात में आकर अपनी माँ के पास जाता है और माँ से बोलता है, देखो माँ, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी फरमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी किसी काम को करने के लिए बोलती हो तो कभी किसी और काम को करने के लिए। अरे नेहा तुम्हारी नौकरानी नहीं, बल्कि इस घर की बहू है। और अब ना तो नेहा और ना ही मुझसे तुम्हारी देख रेख होगी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में रखा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तुझे बड़ा किया, पाला पोसा, और आज तू मुझे इस घर से निकल जाने के लिए बोल रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? देखो माँ, मेरा भी घर परिवार है। अपनी बीवी बच्चों को तो मुझे देखना ही है ना। तुम्हारा क्या है? तुम तो मेरा घर तोड़कर यहाँ से चली जाओगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा? देखो, अपना आशियाना तुम्हें खुद ही बनाना होगा। क्या करोगी क्या नहीं करोगी मुझे नहीं पता। और वैसे भी पालन पोषण करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। तुमने कोई एहसान नहीं किया है मेरे ऊपर। वाह बेटा वाह, आज तू अपनी बीवी की बोली बोल रहा है। जब मेरी पेंशन आती थी हर महीने, तब तो तुम दोनों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी मुझसे। अब जब मेरी पेंशन आना बंद हो गई है, तो तुम दोनों को मैं खटक रही हूँ। ठीक है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसे ही अगले दिन विमला अपना सामान लेकर घर से जा रही थी। तभी विमला के पोती पोता अपनी दादी को वहां से जाता हुआ देखकर रोने लगते हैं और अपनी दादी के पैर पकड़कर दादी को रोकते हुए बोलते हैं, दादी, आप हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमें रोज रात को कहानी कौन सुनाएगा दादी? हमारी मम्मी अच्छी नहीं है दादी, वो रोज आपको गंदा गंदा बोलती हैं। आप ये घर छोड़कर मत जाओ ना दादी। हाँ दादी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें भी यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि हमारी माँ बहुत बुरी है। वो आपके साथ बहुत बुरा करती है, इसीलिए हमें बुरे इंसान के साथ नहीं रहना है। हमें यहाँ से ले चलो दादी। बच्चों, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, और दुख सबसे ज़्यादा इस बात का है कि तुम इतने छोटे होकर भी सही इंसान और बुरे इंसान की परख कर सकते हो। लेकिन मेरा बेटा 35 साल का होने के बावजूद सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर पाया।
खैर, मुझे यहाँ से जाना होगा बच्चों। तुम्हें जब भी मेरी याद आए मुझे एक बार सच्चे दिल से पुकारना, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। विजय और नेहा दोनों चुपचाप खड़े सारा नज़ारा देख रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी एक बार विमला को रोकता नहीं है। विमला के आंखों में आंसू थे। विमला वहां से चली जाती है। विमला बहुत परेशान थी। उसके मन में आत्महत्या करने की बात आ रही थी। वो खुद को अब खत्म करना चाहती थी। इसीलिए वो एक नदी किनारे जाती है और उस नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। हे प्रभु, या तो तू मुझे अपने पास बुला ले, या तो मैं खुद तेरे पास आ जाती हूँ। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मौत ही मिल जाए। विमला इतना बोलकर रोने लगती है। तभी विमला को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। विमला चारों ओर देखकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। तभी विमला के सामने बहुत सारे शिमला मिर्च एक टोकरी में हवा में उड़ते हुए आते हैं और वो शिमला मिर्च विमला से बोलते हैं। क्या हुआ विमला दादी, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आना आम बात है, लेकिन आत्महत्या करना या उससे जुड़ी बातें अपने दिमाग में लाना पाप होता है। तुम कौन हो और ये कैसा माया जाल है? तुम तो एक शिमला मिर्च हो और तुम बोल कैसे सकती हो? अरे हम जादुई शिमला मिर्च हैं और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। वो तुम मत जानो, बस इतना जानो कि हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। और वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे अब कोई नहीं है। बेटा बहू ने तो तुम्हें घर से निकाल ही दिया है। अब तुम कहाँ जाओगी? इसीलिए अब तुम हमारे साथ रहोगी, हमारी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया? हाँ, चलो अब हम तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चलते हैं। जब तुम्हें अपने घर परिवार की याद आए, तब तुम अपने घर परिवार से मिलने के लिए चले आना। लेकिन अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। वहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। विमला बहुत परेशान थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए विमला जादुई शिमला मिर्च के साथ उनकी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पर एक विशाल जादुई शिमला मिर्च आता है और उस शिमला मिर्च के अंदर बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, विमला उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। शिमला मिर्च के अंदर बहुत ही सुंदर शिमला मिर्च का घर बना हुआ था, जहां पर हर चीज शिमला मिर्च से बनी हुई थी। जैसे बेड, फ्रिज, टीवी, सब कुछ शिमला मिर्च से ही बनी हुई थी। अरे ये क्या, यहाँ तो सब कुछ शिमला मिर्च से बना हुआ है। यहाँ पर एक इंसान का रहना मुश्किल है। तभी शिमला मिर्च की महारानी विमला से बोलती है। नहीं नहीं विमला दादी, तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मुझे नहीं पता तुम सब कौन हो, लेकिन मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। ठीक है विमला दादी, अगर आपको यहाँ नहीं रहना तो ठीक है, हम आपको आपकी दुनिया में भेज देंगे। लेकिन हम आपके लिए घर और आपके कमाने खाने और हर चीज़ की व्यवस्था करके देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इतना बोलकर जादुई शिमला मिर्च विमला को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। जादुई शिमला मिर्च विमला के लिए एक सुंदर सा घर बना देते हैं। उस घर में विमला के लिए नौकर और घर की जो भी जरूरत की चीज होती है, सब कुछ उस घर में थे। साथ ही विमला के लिए एक बहुत बड़ा खेत भी था, जिसमें शिमला मिर्च की खेती हुआ करती थी। विमला अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। वो खुशी से अपने जीवन को जी रही थी। ऐसे ही एक दिन विमला का एक नौकर, जिसका नाम अजय था, वो विमला से बोलता है।
मालकिन, मेरा एक दोस्त है, उसे नौकरी की जरूरत है। आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या? ठीक है, तुम अपने दोस्त को कल यहाँ लेकर आ जाना। अगर उसे गाड़ी चलाना आता हो या फिर मार्केट से सामान लाने के लिए या घर के कामकाज के लिए वह तैयार है तो मैं उसे ये काम दे दूंगी। अगर उसे खेती आती होगी तो खेती का काम दे दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल अपने दोस्त को लेकर आपके पास आ जाऊंगा। उसके घर की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं वो लोग, इसलिए उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अपने दोस्त को कल मेरे पास ले आना। मैं उसे अपने पास कोई ना कोई काम ज़रूर दूंगी। ऐसे ही अगले दिन अजय अपने दोस्त विजय को लेकर विमला के पास आता है। विजय कोई और नहीं बल्कि विमला का सगा बेटा था। विजय अपनी माँ को देखकर रोने लगता है और अपनी माँ की ये चकाचौंध वाली दुनिया देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी माँ इतनी अमीर कैसे हो गई। तभी विमला अपने बेटे को संभालते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कर्मों का लेखा जोखा है। और वैसे भी तुम चाहो तो मेरे खेत में काम कर सकते हो। मैं तुम्हें महीने का 15,000 रुपये दे दूंगी। अरे माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ ना, तो तुम मुझे अपने पास नौकरी पर रखोगी? मेरा कोई बेटा नहीं है। अगर मेरा बेटा होता तो शायद आज मैं अपने बेटे के साथ होती। इसलिए इंसानियत के नाते मैं तुम्हें काम पर रख रही हूँ। विमला विजय को माफ नहीं करती है। थोड़ी देर में विजय अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये बातें सुनने के बाद नेहा के मन में लालच आ जाता है। नेहा अपने पति को बोलती है, देखो, अब वो बुढ़िया हमारे काम आने वाली है, इसीलिए किसी भी तरह से उसके मन में फिर से माँ की ममता जगाने की कोशिश करो। और जिस दिन हम सब साथ में हो जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ हम अपने नाम करवा लेंगे। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं कोशिश करता हूँ। एक काम करो, कल तुम और बच्चे सब मेरे साथ माँ के पास चलना। वहाँ जाकर हम सब एक साथ उनके पैर पर गिरकर माफ़ी मांग लेंगे, और जब माँ हमें माफ़ करके अपना लेगी तब हम सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ अपने नाम करवा लेंगे। नेहा और विजय को ये सारी बातें करते हुए विमला पकड़ लेती है और विमला अपने बहू बेटे से बोलती है, कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिला लो वो आज नहीं कल तो तुम्हें काट ही लेगा। मैंने सोचा था शायद मेरा बेटा बदल गया है, शायद उसे अपने किए का पछतावा हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक नई शुरुआत करके अपने बच्चों को फिर से अपना लूं। और मैंने तुम्हें सरप्राइज देने का सोचा और यहाँ आई तो मुझे ये सब कुछ मिला। तुम दोनों माफ़ी के लायक ही नहीं हो। आज के बाद कभी मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। नेहा और विजय दोनों विमला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विमला हमेशा हमेशा के लिए अब उन दोनों को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। ये कहानी एक जादुई नगरी की है। एक ऐसी नगरी जहाँ पर हर तरह की सब्जी जादू दिखाती थी, लेकिन सब सब्जियाँ सिर्फ एक सब्जी से बहुत डरती थीं, और वो थी जादुई गाजर की दादी अम्मा। दादी अम्मा दिखने में तो भोली भाली और अच्छी दिखाई देती थीं, लेकिन वो बहुत गुस्से वाली थीं। उन्हें जब कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो हंगामा खड़ा कर देती थीं, और सजा, कोई भी सब्जी कुछ नुकसान करती थी या उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती थी तो दादी अम्मा उन्हें बहुत कड़ी सजा देती थी। ऐसा ही एक दिन था। कुछ सब्जियां आपस में बातें कर रही थी और वो सब दादी अम्मा की चुगली कर रही थी, जिसमें दादी अम्मा की पोती जादुई गाजर भी थी। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब दादी अम्मा की नजरों से बचकर मैं भी तुम्हारी तरह घूमने फिरने निकल जाऊं। अरे रहने दो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि हम रोज घूमने जाते हैं।
तुम्हारी दादी अम्मा की नजरें तो सब सब्जियों को ऐसे घूरती हैं जैसे कि हमारा एक्सरे कर पता कर लेंगे कि हमारे मन में क्या चल रहा है। उन्हें पता चल ही जाता है, हम चाहे कितनी भी बातों को छुपा लें। क्या करूं? लेकिन मुझे भी तुम लोगों के साथ घूमने जाना है, कुछ करो ना मेरे लिए। तभी वहां पर गोभी आती है और उन लोगों की बातें सुनने के बाद, क्यों नहीं, एक काम करें, हम लोग दादी अम्मा को नींद की गोली खिला देते हैं, वो देर तक सोती रहेंगी और तब तक हम लोग घूम कर आ जाएंगे। गोभी ने अपनी बात खत्म कर दी थी कि दादी अम्मा जो अपने कमरे में बैठी हुई थी जादू से उनकी सब बातें सुन रही थी। वहीं से अपनी छड़ी को भेजकर खींचकर गोभी को मार देती हैं। गोभी दर्द से बिलबिला जाती है। फिर दादी अम्मा अपने जादू से वहीं आ जाती हैं। तू मुझे नींद की गोली खिलाकर सुलाना चाहती थी? रुक जा, आज तो तुझे मैं ऐसी सजा दूंगी, तुझे अपनी नानी याद आ जाएगी। यहाँ आकर बच्चों को बिगाड़ रही है, गलत बातें सिखा रही है। जब इतनी बातें सुन ही ली थी दादी अम्मा, तो इतना भी सुन लेती। ये जो आपके प्यारे बच्चे हैं आपसे छुप छुपा कर घूमने की बात कर रहे थे। मेरी बात तो आपको सुनाई दी, इन लोगों की बात सुनाई नहीं दी। सबकी बातें सुनी है मैंने और सबको उनकी बातों के हिसाब से अब सजा भी मिलेगी। तुम फूल गोभी, तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरे नगर की सफाई करोगी। और मेरी लाडली पोती गाजर, तू इधर आ, तुझे काम करना है, पूरे नगर को पानी से धोकर चमकाएगी। और पालक, तू इधर आ, तुझे तो मैं बताती हूँ, आज रात को जितना भी खाना बनेगा उसकी तैयारी तू करेगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ दादी अम्मा, मुझे कोई आसान सा काम देना। क्यों? तू कहीं की महारानी है जो तुझे आसान सा काम दूंगी? तेरा काम है सबके खाना खाने के बाद सबके जूठे बर्तन धोना। और जो खबरदार ये काम तुम लोगों ने अपने जादू से किया। दादी अम्मा का हुक्म था, इसीलिए कोई सब्जी मना भी नहीं कर सकती थी। ये सब हमारी ही गलती है, चुगली करने से पहले हमें देख लेना चाहिए था कि दादी अम्मा कहीं आसपास तो नहीं है। उफ, अब इतना सारा काम करना पड़ेगा। सब सब्जियां मुंह बना बनाकर काम कर रही थी। रात को आखिर में मटर ने सबके जूठे बर्तन धोए और फिर वो सब लोग अपने अपने बिस्तर पर पड़कर गहरी नींद में सो गए। अगले दिन सुबह सुबह दादी अम्मा ने चिल्लाकर सबको उठाया। इतनी देर तक भला कौन सोता है? देखो तो सूरज कहाँ चमक रहा है। खड़ी हो जाओ सबके सब। तुम लोग भूल गई कि आज मैंने तुम लोगों को कहा था कि तुम्हें पृथ्वी पर घुमाने ले जाऊंगी। नहीं दादी अम्मा, आज के लिए मुझे तो माफ कर दो, कल इतना काम किया है, मेरी तो कमर दुख रही है। मेरे हाथ देखो, इन पर छाले पड़ गए हैं। हाँ दादी अम्मा, आज हमें सोने दो। ये सुनते ही दादी अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वो अपना चश्मा आंखों से ऊपर करते हुए बोलती हैं, आजकल तुम लोगों की बड़ी हिम्मत बढ़ती जा रही है। जब देखो काम को मना करती रहती हो। खड़ी हो जाओ अभी के अभी, वरना सबको एक कमरे में बंद करके दरवाजा नहीं खोलूंगी महीने भर तक। सब सब्जियां जानती थीं कि दादी अम्मा जो बोलती हैं वो कर गुजरती हैं, इसीलिए सब डर के मारे उठ जाती हैं और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। और फिर दादी अम्मा आगे आगे और सारी सब्जियां पीछे पीछे पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती हैं। वो एक ऐसे गांव में जाती हैं जहां पर पास में नदी बह रही थी और अच्छी सुंदर खेत खड़े हुए थे। पास में सुंदर सुंदर छोटी छोटी पहाड़ियां भी थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। अरे वाह, क्या कलकल करती नदी है। मैं तो अभी इसमें नहा कर आती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं कहूंगी। जहां जहां मैं घूम रही हूँ वहां वहां घूमो। तुम्हें पता नहीं है, अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ पर जादुई सब्जियां घूम रही हैं तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। फिर क्या फायदा हुआ दादी, हम लोग यहाँ पर भी आकर इधर उधर नहीं खेल सकते। इससे तो अच्छा हमें लाती ही नहीं। तुम्हारी जबान आजकल कैंची की तरह चल रही है मटर, देख रही हूँ। बड़े पर निकल आए हैं तुम्हारे। पर मत भूलो मैं तुम सबकी दादी अम्मा हूँ, जो कहा है सिर्फ उतना ही सुनो। दादी अम्मा में इतनी खूबियां थी कि वो सब्जियां अगर आपस में बातें भी कर रही होती या दिमाग में कुछ सोच रही होती तो दादी अम्मा को तुरंत पता चल जाता था कि वो लोग उसके बारे में क्या सोच रही हैं। दादी अम्मा की उम्र 100 साल की हो गई होगी, फिर भी वो यहाँ से जा क्यों नहीं रही हैं? क्या भगवान इन्हें छोड़कर भूल गया है?
खड़ूस बुढ़िया, जब देखो हम पर हुक्म चलाती रहती हैं। कितनी अच्छी नींद आ रही थी, सारी नींद खराब कर दी। दादी अम्मा चलते चलते रुक जाती हैं और फिर चश्मे के अंदर से घूरकर गाजर और गोभी को देखती हैं। ऐसे क्या देख रही हो दादी अम्मा? हम लोगों ने क्या किया? मैं खड़ूस हूँ, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। तुम दोनों यहाँ पर घूमने आई हो या मेरे बारे में बातें करने के लिए? अब तुम्हारी सजा ये है कि सब सब्जियां थक गई हैं, इन सबको पानी पिलाओ और अपना जादू मत दिखाना। अरे दादी, पास में तो नदी बह रही है, सबसे कह दो ना कि पानी पी लेंगी। दादी अम्मा घूरकर जादुई गाजर को देखती हैं। डर के मारे वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप गोभी और गाजर सबके लिए पानी लाकर पिलाने लगती है। बाकी की सारी सब्जियां मन ही मन में हंस रही थी। फिर दादी अम्मा सबको घुमा फिराकर वापस सब्जियों की जादुई नगरी में ले जाती हैं। एक दिन की बात है, दादी अम्मा जानती थीं कि सभी सब्जियां उसे नापसंद करती हैं, लेकिन वो सबके ऊपर इतनी सख्त क्यों है, ये बात उन्हें जताने के लिए दादी अम्मा अपने आप को एक ऐसे कमरे में बंद कर लेती हैं जहां से वो सबको देख सकती थी, लेकिन कोई दादी अम्मा को नहीं देख सकता था। दादी अम्मा पूरा दिन दिखाई नहीं दी तो सारी सब्जियां खुश हो गई। पूरा दिन हो गया, दादी अम्मा दिखाई नहीं दे रही हैं, लगता है छोड़कर चली गई हैं। सचमुच में कभी कभी तो इतना सर में दर्द कर देती हैं। सच में बिल्कुल जीना हराम कर रखा था, छोटी सी गलती पर भी सजा देती थी। चलो शुक्र है चली गई। और उधर उस कमरे में, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? क्या मैंने इतनी सख्ती कर गलत किया है क्या मुझे इनका दोस्त बन जाना चाहिए था? उधर सारी सब्जियां खुश थीं कि दादी अम्मा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अभी मन में उनकी दादी अम्मा का डर था। इसीलिए सबने जो काम उन्हें रोज करना होता था वो किया और आज ज्यादा खुश होकर काम किया। ये देख दादी अम्मा को बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती की है इन लोगों के ऊपर, पर अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। मुझे क्या करना चाहिए? बाहर निकलने के बाद मुझे इन लोगों के ऊपर इसी तरह गुस्सा करना चाहिए या फिर इनकी दोस्त बन जाऊं। तभी उस कमरे में रोशनी होती है। दादी अम्मा अपनी आंखों पर हाथ रख लेती हैं। फिर धीरे धीरे जब वो हाथ हटाती हैं तो देखती हैं दादी अम्मा वहां खड़ी हैं। अरे दादी अम्मा, ये तो आप हो। तुम अपने आप इतने सवाल कर रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें वो गलती करने से रोकने आई हूँ जो मैं की थी। तुम तो बिल्कुल वैसी ही हरकतें कर रही हो जैसे मैंने की थी। तुम लोगों पर मैंने भी तो इतनी ही सख्ती की थी। मुझे याद है तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और जब मैं वहां से चली गई तो किसी ने मुझे इतना याद भी नहीं किया। फिर बाद में मुझे समझ आया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। सख्ती करने से हम काम तो करवा सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं करा सकते। इज्जत तो हमें तभी मिलती है जब हम लोगों की भावनाओं को समझें। तुम मेरी वाली गलती मत करो, अभी भी समय है। जाओ, सारी सब्जियों से घुल मिल कर जाओ, उनसे बातें करो, उनसे प्यार करो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी उनके दिलों में तुम हमेशा जिंदा रहो। सच कहा दादी अम्मा, मैं भी यही सोच रही थी। बहुत दिनों से मेरे मन में यही बातें चल रही थी। नहीं, आप वाली गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं सबकी दोस्त बन जाऊंगी ताकि वो हमेशा मुझे अच्छी दादी अम्मा के रूप में याद रखें। फिर वो रोशनी वहां से गायब हो जाती है। दादी अम्मा कमरे से बाहर निकलती हैं। उन्हें आया देख सारी सब्जियां डर जाती हैं। घबराओ नहीं, मैं तो तुम लोगों की बस एक छोटी सी परीक्षा ले रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे बड़ा बुरा समझते हो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि तुमने मेरे जाने के बाद भी अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से किया, और इस खुशी में मैं तुम सब लोगों को अपना दोस्त बनाती हूँ। आज के बाद भी मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी और अच्छी अच्छी बातें करूंगी। दादी अम्मा के बदलते हुए रूप को देखकर सारी सब्जियां हैरान थीं, लेकिन खुश भी थीं। वो भागकर जाती हैं और दादी अम्मा को गोद में उठा लेती हैं। सच में दादी अम्मा, आप तो बहुत अच्छी हो। हाँ, हम लोग आपसे हमेशा डरे रहते थे, लेकिन सच कहते हैं आज आप जब नजर नहीं आए तो हम लोगों को आपकी बहुत याद आई।
पर हम लोग खुश भी थे। अब आपको देखकर और आपका बदला हुआ रूप देखकर हम ज्यादा खुश हैं। उसके बाद जादुई नगरी में जादुई गाजर की दादी को सब पसंद करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।